बच्चों मैं कुमार सर। बच्चों साइंस के 80 MCQ सवालों के साथ फिर से हाजिर हूँ। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। सवालों को शुरू करने से पहले चैनल को अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए सवालों को शुरू करते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन यूज करते हैं वो प्रायः होता है। ऑप्शन है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, लवण युक्त होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शंस है 5, 6, 7 और 8। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 7। इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो बता दें ये जो है केरल की व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन है लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, नारंगी रंग। तो बता दें इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है नीला रंग। नीला रंग जो है अधिक प्रकीर्णित करता है। अगला सवाल है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम्ब। तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। अगला सवाल सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ऑप्शन है 80 mm, 100 mm, 120 mm और 130 mm। mm का मतलब यहाँ पे मिलीमीटर नहीं हो जाएगा, मिली। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे अनुशीतलन रक्तदाब का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 80 mm। अगला सवाल है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? ऑप्शन है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो बता दे ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। अगला सवाल है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो बता दें इसके आंसर सुन जाएंगे ऑप्शन नंबर डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। अगला सवाल है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोबिया सोडा का या धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है NaHCO3। पहला ऑप्शन है NaHCO3, दूसरा है Na2CO3 इंटू 10H2O, तीसरा है CaOH2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला सवाल है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? लसिका है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, इनमें से कोई नहीं। तो रोकने का मतलब होता है रक्त का थक्का बनाना। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन ए नंबर है गोनोरिया, बी नंबर सिफिलिस, सी नंबर मस्सा, डी नंबर इनमें से सभी। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मस्सा।
ऑप्शन नंबर सी मस्सा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है, सही जवाब है मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, फेरस। तो बता दें इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी सोडियम। सोडियम का गलनांक सबसे कम है, लगभग इसका 98 डिग्री के आसपास होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन नंबर ए है Zn, Ca, Ge और C। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, जर्मेनियम। अगला सवाल है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अधातु की बात कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, सब पे ध्यान से देखिएगा। अधातु की बात कर रहा है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। मरकरी, यह भी तरल अवस्था में होता है लेकिन ये धातु है। ब्रोमीन, यही इसके आंसर हो जाएंगे, ब्रोमीन ये अधातु है और तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो बता दें इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सत्य है? निम्नलिखित में से कौन संबंध सत्य है? V बराबर आई बटा आर, V बराबर आई आर बटा आई, V बराबर आई इंटू आर, और V बराबर आई आर स्क्वायर। बता दे I बराबर V बटा आर फॉर्मूला होता है ओम के नियम से। तो यहाँ से अगर हम V निकालते हैं तो I इंटू आर, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पुष्प है? गुड़हल पुष्प, सरसों पुष्प, पपीता पुष्प, गुलाब पुष्प। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, पपीता पुष्प एकलिंगी पुष्प है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन है केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। ऑप्शन ए केचुआ, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्ली, ऑप्शन डी बकरी। तो बता दें 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए केचुआ। केचुआ जो है उभयलिंगी जंतु है। अगला सवाल है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन है, एड्रीनेलिन है, इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है। तो बता दें आंसर ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब, जिब्रेलिन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन ए है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो बता दें इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मीथेन। मीथेन जो है सबसे सरल कार्बनिक यौगिक है। अगला सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaO,
CaOH2, CaCO3, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, CaCO3, CaCO3। अगला सवाल है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। अगला सवाल है कि मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से, मेडुला से। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मेडुला से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, मेडुला से। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल अगला कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी बहुत बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिभारण ओवरलोड के समय विद्युत धारा में परिपथ में विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी, यानी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा 2n²। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल करा है, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन है अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, परावैंगनी विकिरण, या इनमें से सभी। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर सी, परावैंगनी किरणें। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन नंबर एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वि आबंध। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4 से 4.8, ऑप्शन नंबर बी 5 से 5.8, ऑप्शन नंबर सी 6 से 6.8, ऑप्शन नंबर डी 7 से 7.8। तो बता दें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा पीएच जो है 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी है अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन नंबर सी है नेत्रोदय में, ऑप्शन नंबर डी है दृष्टि पटल पर। तो बता दें इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। अगला सवाल है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन है जैव मात्रा यानी बायोगैस, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा स्रोत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बता दें परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत जैव मात्रा यानी बायोगैस आएगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, उपचयन। उपचयन कहलाता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 35 नंबर सवाल है,
सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। ऑप्शन है कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, डबल स्मॉल टी जो है बौने पौधे की प्रजाति को दर्शाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो बता दें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगले सवालों की चलते हैं। सवाल कर रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन है मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मात्रक विहीन है। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। अगले सवालों की ओर चलते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन है CnH2n + 2, CnH2n, CnH2n - 2, CnH2n - 1, CnH2n - 2। तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n + 2। ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जवाब है। ये पहला सेट का लास्ट सवाल है। आप इस सेट को लगाइए, अपने कॉपी कलम लेकर साथ में बैठिए। हमारे टिक करने से पहले आंसर को टिक कीजिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले सेट से आपके 40 में कितने आपके सही जवाब होते हैं। तो इससे आपकी क्वालिटी पता चलेगी कि आप कितने समझ पाए हैं, कितने सीख पाए हैं, इसकी क्वालिटी पता चलेगी। सेट 1 खत्म होने जा रहा है। सेट 1 का लास्ट सवाल है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। ऑप्शन है फसल क्षेत्र, नदी घाट, समुद्र तट, वन। तो बता दें इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन। ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक सेट कंप्लीट हुआ। अब बताइए आप इस सेट में आपका 40 में कितना आउट ऑफ आया। यहाँ पे लिखिए कि आपको 40 में कितना आया। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक सेट कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आई होप तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले दूसरे सेट की ओर चलते हैं। दूसरा सेट का पहला सवाल है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। यानी मरीज के दांतों का इलाज करने के लिए दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बने, इसके लिए डॉक्टर जो है किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से सभी। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अगला सवाल है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। मतलब किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें इसके आंसर्स हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पक्षमाभि, दूसरा है परितारिका, तीसरा है नेत्र लेंस, चौथा है रेटिना या दृष्टिपटल। फिर से ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है पक्षमाभि, दूसरा है परितारिका, तीसरा है नेत्र लेंस, चौथा है रेटिना एवं दृष्टिपटल। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब है परितारिका। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी है मोतियाबिंद। तो बता दें अवतल और उत्तल अर्थात द्विफोक्सी लेंस का उपयोग जो है जरा दूरदर्शिता में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है।
दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। यानी प्रयोगकर्ता क्या मापेगा? ऑप्शन है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दोनों या कोई नहीं। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभव का एसआई मात्रक है? इसके ऑप्शन है वोल्ट, ओम, वोल्ट एवं कूलम्ब, एम्पियर। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, वोल्ट, ओम, वोल्ट प्रति कूलम्ब, एम्पियर। तो 7 के जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा वोल्ट। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल अगला कह रहा है कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक हो जाता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी और बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, बहुत अधिक हो जाता है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऑप्शन है दक्षिण की ओर है, पूरब की ओर है, अधोमुखी है, उपमुखी है। दक्षिण की ओर है, पूरब की ओर है, अधोमुखी है, उपमुखी है। तो ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर जो है डी वो सही जवाब है, ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ऊपरी मुखी। अगला सवाल है तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ऑप्शन है 1, 2, 1, आधे या चौथाई। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी आधा। ये सवाल कल का रिपीट सवाल है। कल के सेट में भी ये सवाल था और आज के सेट में भी ये सवाल है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन है 0 होता है, ऑप्शन बी इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से सभी। तो बता दे कि इसका आंसर है 12 का सी अवतल दर्पण। सी जो है अवतल दर्पण। इसका कहीं कहीं समतल दर्पण भी मिलता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना है। क्या संरक्षित करना है? तो ऑप्शन देख लीजिए, मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, बिजली को। तो बता दे चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है वृक्षों को संरक्षित करना, वृक्षों को संरक्षित करना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने में किया जाता है? दीवारों की सफेदी कराने में किया जाता है। तो बता दे बुझा हुआ चूना। तो ऑप्शन है CaHCO3, CaOH2, NaOH2, NaHCO3। तो बता दे 14 का सही आंसर है, 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी CaOH2। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2
BaSO4 प्लस 2HCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 के सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन है CaO, CaOH2, CaCO3, Ca। तो बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा CaOH2। ऑप्शन नंबर बी जो है बुझा हुआ चूना, जिसे ऊपर वाले सवालों में, जिसे यहाँ वाले सवालों में दीवारों में सफेदी कराने के लिए उपयोग किया गया था। चलिए अगले सवालों की चलते हैं। अगला सवाल है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें 17 का सही आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। अगला सवाल है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? ऑप्शन है तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम या लोहा। ऑप्शन है तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम या लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है एल्यूमिनियम। अगला सवाल है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, जिंक। ऑप्शन है तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो 19 के सही आंसर्स है ऑप्शन नंबर डी, जिंक। ऑप्शन नंबर डी, जिंक। चलिए अगले सवालों की चलते हैं। अगला सवाल है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, जिप्सन, चूना पत्थर, कच्चा चूना। फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, विरंजक चूर्ण, जिप्सन, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो बता दें आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिप्सन। अगला सवाल है प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब इसका। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन या इनमें से कोई नहीं। तो बता दें 22 के सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन है एनोड पर, कैथोड पर, अपघटय पर, इनमें से सभी। तो बता देते इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर। ऑप्शन नंबर ए, एनोड पर। अगला सवाल है अष्टक सिद्धांत को किसने सत्यापित किया है? अष्टक सिद्धांत को किसने सत्यापित किया है? ऑप्शन है डोब्रेनर ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, हेनरी मोसले ने। तो बता दें न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ये टॉपिक ही है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स ने इसे किया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। ऑप्शन है इसका बी सही जवाब, परमाणु संख्या का आवर्त फलक पर। परमाणु संख्या का आवर्त फलक पर। अगला नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? H+ है, OH- है, Cl- है, O2- है। तो बता दें सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव। अगला सवाल है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का संवहन करने के लिए,
जल का संवहन करने के लिए, भोजन का पाचन करने के लिए, अमीनो अम्ल का वहन करने के लिए, ऑक्सीजन का वहन करने के लिए। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जाइलम जो है जल का वहन करता है, फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का वहन करता है अर्थात भोजन का वहन करता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है एडीपी, एटीपी, डीटीपी, पीडीपी। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। एटीपी को ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ऑप्शन है सीरा से, रंध्र से, मध्य सीरा से, इनमें से कोई नहीं। तो बता दे ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरा से, रंध्र से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। अगला सवाल है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन है फेफड़ों के द्वारा, निलय के द्वारा, अलिंदों के द्वारा, या इनमें से सभी। तो बता दें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलय के द्वारा जो है रक्त को हृदय से फेफड़ों में पंप किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन। तो बता दें इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक एसिड। अगला सवाल है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन है प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन। तो बता दें कि अधोगामी वृद्धि जो है गुरुत्वानुवर्तन है। अगला सवाल है, पॉन्स मेडुला अनुमस्तिष्क का कौन सा भाग है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही जवाब, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक का मतलब समझा दे कि अनैच्छिक का मतलब होता है जो हमारी इच्छा से ना हो। ववन हमारी इच्छा से नहीं होगा, चबाना हमारी इच्छा से है, लार आना हमारी इच्छा से नहीं है और हृदय का धड़कना हमारी इच्छा से नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है अर्थात ऐच्छिक क्रिया है, हमारी इच्छा से होने वाला ऑप्शन नंबर बी है, चबाना। अगला सवाल है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में। तो बता दें इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में होता है। अगला सवाल है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। वृषण जो है पुरुष जनन अंग है। अगला सवाल है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? ऑप्शन है परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। तो बता दें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, अंडाशय जो है फल के रूप में विकसित होता है। अगला सवाल है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुष एवं स्त्री दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन है 21, 22, 23 या 46। 21, 22, 23 या 46। तो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन है कितने युग्म पूछ रहा है तो 23, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? घास, पुष्प, चमड़ा।
घास, लकड़ी, प्लास्टिक। फसलों के छिलके, केक, रबर, केक, लकड़ी, घास। तो बता दे इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए, ये 80 सवालों का सेट पूरा हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सवाल सब अच्छे हैं, सब सवाल पूछे गए सवाल है, तो इसे एक बार 2 बार जितनी बार हो सके रिवीजन करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।